brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और मेरे साथ मौजूद है प्रवेश पांडे। बात होगी नेपाल की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल कितने साल पीछे चला गया है। नेपाल में जो जेनजी ने प्रोटेस्ट किया है वो हमने देखा कि वहां पर तख्ता पलट हुआ, मंत्रियों ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, कई राजनेताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा भी गया। लेकिन इससे सबसे गंभीर मुद्दा जो उठता है वो ये है कि नेपाल की हालत अब क्या होगी। प्रोटेस्ट तो हो गया, लोगों को भी वहां से निकाल दिया गया है, जो राजनेता हैं वो भी हेलीकॉप्टर से जा चुके हैं देश छोड़कर। लेकिन मुख्य सवाल, अहम सवाल कि अब नेपाल का क्या होगा, क्या उसे फायदा होगा, नुकसान होगा, नेपाल अब किस स्थिति में है। देखिए, दोनों चीज़ों का कंपेयर करना पड़ेगा। पहली चीज़, ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? ये प्रोटेस्ट था करप्शन के खिलाफ और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। उसके बाद ये करप्शन और ये इसका जो नेतृत्व थे वो खुद जेनजी कर रहे थे, मतलब 16 साल से लेकर 25 साल 26 साल के युवा वर्ग के लोग। अब जब आप बोल रहे हो कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन एक तरफ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहां आप उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, जैसे दुकानों में तोड़फोड़, लूट, आगजनी, बैंक को लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि जितने भी बड़े ब्रांड्स के शोरूम थे सबको तोड़ दिया गया, सब में से पैसे लूट लिए गए, कपड़े लूट लिए गए, सामान लूट लिया गया। उन ब्रांड्स ने तो कोई करप्शन नहीं किया था। जितनी भी वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी थी, नेशनल कंपनी थी, वहाँ आपने लूट मारी मचा दी, आपने जला दिया। वहाँ का जो फेमस 5 स्टार होटल था हिल्टन, उसको आपने आग के हवाले कर दिया। अब ये तो बिजनेसमैन का पैसा लगा है, कहीं ना कहीं वो वापस आएगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने आपके देश में, जब वो देखेगा कि यहाँ की हालत ठीक नहीं, इतने पैसे वहाँ लगाने के बाद भी हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, अब इन सब के बीच में एक सवाल था कि और क्या नुकसान हो गया और कितना पीछे चला गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अहम दस्तावेज थे केसेस के, पार्लियामेंट को जला दिया। चलिए, पार्लियामेंट के जो दस्तावेज हैं बहुत ऐसे हैं कि जिससे ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कैदी और जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसके केस चल रहे हैं, वो सब तो उन्हीं के पास है अभी भी। और उसके साथ मतलब जो नेपाल को नुकसान देखना पड़ रहा है वो काफी, कई हजारों की तादाद में कैदी जेल से भाग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स है वो जलकर खाक हो चुके हैं। ये भी देखा जा रहा है कि अब नेपाल को टूरिज्म में कितना ज्यादा नुकसान होगा। एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है जहां पर एक विदेशी यात्री नेपाल जाता है, लेकिन वो उस हालात में वहां पर फंस जाता है जहां पर ये चारों तरफ आग लगी हुई है, राजनेता सड़कों पर दौड़ दौड़ कर उन्हें मारा जा रहा है। तो वो खुद जो टूरिस्ट है वो वहाँ पर फंस गया। ऐसे में वहाँ का जो टूरिज्म है वो एक ज़ीरो लेवल पे आ गया है। वहाँ पे जो लोग नौकरी करने अगर जा रहे हैं वो भी डर के अब दोबारा और लोग नहीं जाएंगे। जो वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया में या किसी भी देश में नौकरी कर रही है उनको भी एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। तो नुकसान कहीं ना कहीं पूरे देश को हुआ है। लेकिन इसमें अहम सवाल ये भी है, अहम मुद्दा ये है कि जो वहाँ की जेन जी है उनको बेरोजगारी सहनी पड़ी, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस सहने पड़ रहे हैं, उनको ये भी देखना पड़ रहा है कि जब जो सरकार करप्शन कर रही है उसके चलते वो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहे हैं, लेकिन जो जेन जी है, जो वहाँ का यूथ है, जो वर्ग असल में काम करना चाहता है, उनके लिए नौकरियाँ ही नहीं है। देखिए, एक और चीज़ थी इसमें, आपने शुरुआत में ही कहा कि ये प्रोटेस्ट कर, इतनी सारी चीज़ें तोड़फोड़, इतने सारी जगहों पर कब्जा। बिना नेता का अगर कोई, बिना लीडर का अगर भीड़ है, बिना लीडर के अगर कोई भीड़ है तो वो भीड़ जो है हमेशा उग्र हो जाएगी, तो उसे कोई संभाल नहीं सकता। स्टार्टिंग में तो आपने प्रोटेस्ट किया, आपने बोला करप्शन फ्री, चलिए सरकार से इस्तीफा दे दिया, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है सब हट गए, जितने बड़े लीडर्स थे सब ने इस्तीफा दे दिया। सरकार एक तरह से जो देश की कमान थी वो सेना के पास चली गई। बिल्डिंग्स को आग लगाने का मतलब क्या है? अब भीड़ पे किसी का नियंत्रण ही नहीं है, मतलब कोई लीडरशिप ही नहीं है। अगर कोई लीडरशिप नहीं तो भीड़ किसकी बात सुनेगा? तो भीड़ को जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। भीड़ ने लूटपाट मचा दी। 13,000 से ज़्यादा जो कैदी हैं वो जेल से फरार है। अब ये कैदी तो क्रिमिनल है, ये कोर्ट में इनके खिलाफ केस चल रहे, बहुत सारे लोगों को तो सज़ा हो गई है। अब ये बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? ये बाहर आएंगे तो लूटमारी करेंगे, यही सब चीज़ें करेंगे। और हम देख भी रहे हैं तस्वीरें किस तरह से लूटमारी मची हुई है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो नेपाली भाई बंधु जो बाहर काम कर रहे हैं, अब उनकी आय घट जाएगी। अब तो लोग बोलेंगे यार तुम्हारे यहाँ तो इतना भूखमरी मची हुई है, तुम्हें हम 25,000 क्यों दें, तुम्हें हम 15, हम तुम्हें 15,000 में ही नौकरी देंगे।
और उनकी मजबूरी ऐसी होगी कि उन्हें काम करना पड़ेगा। ये चीज़ देश में कुछ हो नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आपके यहाँ है ही नहीं। आपके यहाँ कोई बिजनेसमैन वापस क्यों जाएगा? हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ सत्ता परिवर्तन करना, तो आपने नेताओं का घर जला दिया, आपने उनके घर में आगजनी कर दी, वो समझ में आता है, और आपने तख्ता पलट कर दिया, वो समझ में आता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने तख्ता पलट कर दिया। लेकिन आपने एक तरह से बिजनेस लॉबी को टारगेट कर दिया। आपने जितने स्मॉल बिजनेस थे, जितने शोरूम्स थे, सब कुछ थे, हर ब्रांड को तहस नहस कर दिया। आप प्राइवेट बिल्डिंग्स को आग लगा रहे हो, आप लोगों की गाड़ियों में, बाइक्स में आग लगा रहे हो। वो तो लोगों ने खरीदा है अपने पैसों से, उसमें सरकार का क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। आप लोगों की बिल्डिंग जला रहे हो, घर जला रहे हो, उससे आपका क्या लेना देना? तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है ना, एक लीडर होना भी ज़रूरी होता है कि जो बताए। और वो जो मेयर थे, वो कहीं ना कहीं भीड़ को बहुत, उन्होंने लिखा भी सोशल मीडिया पे कि अब सरकार पलट गई है, अब सरकार नहीं है, तो जेनजी को अपना आंदोलन बंद करना चाहिए। अब जेनजी इस पे भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उनका जो अभी क्योंकि जेन जी एक समय पे सीरियस जनरेशन भी है, तो सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस जनरेशन भी है। उनके लिए वो कैसे डिसाइड कर पाएगा? एक देश को कंट्रोल करने के लिए आपको राजनेताओं की ज़रूरत होगी, एक प्रॉपर सरकार की ज़रूरत होगी। इसी वजह से हाँ, वही 16 से या 25 या 26 साल के लोग किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन हमने देखा जैसे कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश में भी तख्ता पलट देखा गया, जहाँ पर सारा यूथ सड़कों पर आ जाता है, वहाँ पर भी जलाए जाते हैं, वहाँ पर तो चोरी, डकैती, लूटपाट सब कुछ किया जाता है। नेपाल में जो डिफरेंस वो देखा गया कि लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा था कि इन्होंने सिर्फ हर चीज को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। एक और चीज़ है, ये पूरा जो मुद्दा है सिर्फ जेनजी नहीं थे इसमें। देखिए, जेनजी तो सिर्फ 20% है पूरे देश, अगर पूरे देश की जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करें तो उसमें से 20% जो है वो जेनजी हैं, यानी 60 लाख के करीब, 6 करोड़ के आसपास जो है वो पूरा पॉपुलेशन, 6 मिलियन। तो अब इसमें ऐसा था कि सिर्फ क्या जेनजी थे? नहीं, बाद में इसमें जो बड़े बूढ़े जितने लोग हैं, जो बाकी जनरेशन के लोग हैं, वो भी आगे आए और उन्होंने भी समर्थन दिया। उन्होंने भी कहा कि सरकार ठीक नहीं है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने अब समर्थन पीछे ले लिया। वो कह रहे हैं कि हमने लूटपाट, हमने तोड़ फोड़, इस चीज़ों के लिए हमने समर्थन नहीं दिया था और अब कोई रुका नहीं पा रहा है उन्हें। और सेना भी एक तरह से बैकफुट पर आ गई। सेना बोल रही है हम कैसे कंट्रोल करें। सेना बोल रही है हम पहले कैदियों को पकड़े जो जेल से भाग गए 15,000, कि हम इन्हें संभालें। और 3 दिन से कर्फ्यू है लगातार, आज भी कर्फ्यू का दिन है। आज सेना मुख्यालय में ये डिसाइड होना है कि कौन अभी किसे हम बनाएं, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अब ना ये भी हो गया है कि जो लोग जेन जी के प्रोटेस्ट के समर्थन में थे, जो आपने कहा, जो वहाँ के लोग भी अब पीछे हट रहे हैं, वो वजह सिर्फ एक है, क्योंकि एक जो लाइन थी ना, उसको क्रॉस जब कर दिया जाता है, जब आप अपने हक के लिए लड़ रहे होते हो और उसके बाद आप देश को बर्बाद करने पर उतर आते हैं, तो उसमें एक फ़र्क होता है। आप तब तक लड़ रहे थे जहाँ पर आपके साथ आपने करप्शन देखा, आपने बेरोजगारी देखी, भुखमरी देखी, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, उसके लिए आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन जब आप अपने देश में आग लगाना शुरू कर दे, जब आप बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दे, जिनसे आपका घर चल रहा है, उन दुकानों को, उन ऑफिसेस को आप बर्बाद कर देंगे, तो सोचिए उसको दोबारा से बनने में कितना वक्त लगेगा। हमने देखा कि किस तरीके से गाजा में जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। गाजा को फिर से गाजा बनने में कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। वहाँ के लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो इस तरीके से नेपाल में जो सिचुएशन देखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीरता का रूप ले रही है। देखिए, और एक और चीज़ थी कि अब जितने सारे करप्शंस हुए हैं, मतलब 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ और बहुत सारे कॉपरेटिव घोटाले हुए हैं, उन सब की फाइलें तो वहीं थी सरकारी कार्यालय में, सब तो जल के खाक हो गई हैं। तो आप लाओगे कहाँ से? आप रिपोर्ट्स कहाँ से लाओगे? वो तो नेता बच गए, भाग गए। अब आप प्रूफ कैसे करोगे कि इनके खिलाफ करप्शन के जो चार्जेस थे, जो कोर्ट में केसेस चल रहे थे, आप उसे प्रूफ कैसे करोगे? आपने तो पूरी इमारत जला दी, आपने तो सुप्रीम कोर्ट जला दिया, आपने सरकारी कार्यालय जला दिए, जहाँ फाइलें दफन थी वो तो और दफन की दफने रह गई। मतलब कोई केस उजागर हो ही नहीं पाएगा। और कुछ लोग जो बाहर थे, जो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, वो तो बाहर भाग गए। अब क्या होगा? अब देश का नुकसान हो रहा है। अब तो मुझे लगता है इन्हें एक फैसला लेना चाहिए और कोई किसी को, एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, पीएम वहाँ बनाना चाहिए कि अभी इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करे और देश में कैसे देश आगे बढ़े, इनका उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों के, उसे डिस्ट्रॉय करके वो कुछ हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल हासिल नहीं कर पाएंगे। वो अपने ही किसी भाई बंधु की ज़मीन जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे जो कि उन्होंने मेहनत से कमाई है। और देखिए, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे चंद घोटाले हैं जिनकी वजह से वो यूथ काफ़ी ज़्यादा उनमें गुस्सा भरा हुआ था। सिर्फ यूथ ही नहीं, वहाँ जितने भी लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से टैक्स पे करने की कोशिश की है, टैक्स पे करते आए हैं, तो वो एक
तरह से महसूस कर रहे थे कि उन्हें लूटा गया है। फिर दूसरी तरह से ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर 2021 से लेकर 2024 तक भी सरकारों का बार बार बदलना, नए नए प्रधानमंत्री बनना, तो जो एक स्थिरता थी वो वहाँ पर देखी जा सकती है कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी, जिस वजह से वहाँ की सरकार, ऐसा वहाँ के नागरिकों का मानना है रिपोर्ट के मुताबिक, कि जिस वजह से वहाँ के लोगों के अंदर ये चीज़ें गुस्सा पनप रहा था कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी। सबसे मेन मुद्दा जॉब्स का था। उसके बाद सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, अपनी आवाज़ को एक देश से दूसरे देश पहुंचा रहे थे, जिस पर रोक लगाई गई नेपाल सरकार की तरफ से। तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं इस तरीके से निकल कर आता है, लेकिन उसको एक जगह पर रुकना भी होगा। जो नेपाली नागरिक हैं, जो नेपाली यूथ है, जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको रुकना भी होगा, वरना जो देश है जो कई साल पीछे ऑलरेडी जा चुका है, अब वो और ज़्यादा पीछे चला जाएगा। ऐसे में लोगों की सुरक्षा कौन करेगा, ये भी सबसे अहम सवाल है। जो वहाँ की सेना है वो देश की सुरक्षा करेगी या इन जेनजी प्रोटेस्टर्स को रोकेगी, तो ये बहुत अहम सवाल है जिन पर रोकथाम होना बेहद ही ज़रूरी है। आप अगर कुछ और कहना चाहें। मैं तो लोगों के ऊपर राय छोड़ूंगा कि इस पर आपकी क्या राय है। इस पर दो भाग में लोग बंट गए। कुछ लोग अब इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रोटेस्ट जब तक सरकार के खिलाफ था तब तक जायज़ था, लेकिन अब जब नुकसान जो है अपने देश को पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जायज़ नहीं है। तो इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स हम अगले वीडियोज़ में लेंगे, जिसके भी अच्छे कमेंट्स होगा हम उस पर चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।